इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अयोध्या से मुहर लगा दी है। अगले 24 से 48 घंटों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची का ऐलान होगा। हालांकि बीजेपी नेता अभी इस पर औपचारिक तौर पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन बीजेपी में सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, ये लगभग तय है। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। तो आपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुना, शानदार जीत का दावा कर रहे हैं। 2017 से की तरह जीत का दावा कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगभग लग गई है, ये सूत्र आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी का तय है कि हिंदुत्व का मुद्दा, श्री राम मंदिर का मुद्दा, ये मुख्य रहेगा। योगी आदित्यनाथ लगभग 40 बार जा चुके हैं अयोध्या जब से निर्माण की बात हुई है। मैसेज क्या है इस चयन का? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के एजेंडे पे हिंदुत्व ही रहने वाला है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरखपुर से उनका चुनाव क्षेत्र रहा है, 2017 से पहले 2014 तक वो 1998 से लेकर 2014 तक वहां से लोकसभा सांसद रहे और 2017 के अंदर जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो एमएलसी के तौर पर जो है वो विधान परिषद में पहुंचे थे। लेकिन अब जब पार्टी ने ये तय किया है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े तो वो गोरखपुर छोड़कर जो है अयोध्या की सदर सीट से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज पार्टी की चुनाव समिति के अंदर इस पर मुहर लग चुकी है। इसकी घोषणा जो है गौरव अगले 48 घंटे तक हो सकती है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या की सदर सीट से लड़ेंगे, क्योंकि आज सुबह यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट किया गया था उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि योगी आदित्यनाथ जो है अब अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व और राम, अब उसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के अंदर हमने देखा है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। जो गैर यादव ओबीसी नेता है बीजेपी के, जो 2014 या 17 या 19 के अंदर आए थे, वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि उनका कोर इशू जो है हिंदुत्व और राम मंदिर ही उनको जो है चुनाव में इस बार बेड़ा पार लगा सकता है। गौरव, वोट पड़े तो हिंदू के नाम पर पड़े, अलग अलग जाति के नाम पर ना पड़े, समीकरण के नाम पर ना पड़े, मंडल बनाम कमंडल, क्या 2022 अब लगभग तय है कि यही होगा? लेकिन जिस सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे थे, 2017 में बहुत लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को जब ओबीसी वोट बीजेपी के साथ एक बड़ी तरीके से जुड़ा। कितना बड़ा खतरा है जो नेता भी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो या अन्य वो विधायक जो 2017 के चुनाव से ऐन पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो अपनी सीटों पर तो प्रभुत्व रखते ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जाता है कि वो 3-4 जिलों के अंदर अपना बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए थे 2014 से पहले और बीजेपी ने उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष तक बनाया था बीजेपी ने। तो एक तरीके से अगर ओबीसी मोर्चे का जो अध्यक्ष होता है, अगर पार्टी के संगठन की दृष्टि से देखें तो वो महासचिव के कद का होता है और ऐसी जिम्मेदारी अगर दारा सिंह चौहान को दी गई थी और अब वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो पार्टी के लिए सही में डंट लगता है।
क्योंकि एक चीज तो ये कह सकते हैं कि 2014, 17 और 19 का जो चुनाव था, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग पे लड़ा था और वो सोशल इंजीनियरिंग उनकी हमेशा इन तीनों चुनावों में बहुत बेहतरीन रही थी और उसके परिणाम जो है हम सब ने देखे हैं गौरव। लेकिन इस बार वो सोशल इंजीनियरिंग क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि उनके तमाम गैर यादव ओबीसी के जो नेता है, जो प्रभावशाली हैं, जो अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो है प्रभाव डालते हैं, वो छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुख रख रहे हैं। और जाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाट वोट बैंक है, 2014 में 13 के दंगों के बाद वो बीजेपी के साथ एक साथ आ गया था और सबसे बड़े जाट लीडर जो है उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह, वो चुनाव हार गए थे, उनके बेटे चुनाव हार गए थे। 2017 के अंदर भी जो है अजीत सिंह को बहुत ज्यादा जो है वो नंबर्स नहीं मिल पाए थे और 19 के अंदर भी दोनों बाप बेटे जो है समाजवादी पार्टी के अलायंस और बीएसपी के अलायंस के बाद हार गए थे। लेकिन किसान आंदोलन के बाद तस्वीर जो है बदलती नजर आ रही है और इस बार जो है जाट एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी को था, राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, ये समीकरण क्या बदलेंगे, कितना बदलेंगे, इस पर हिमांशु आप लगातार नजर बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, जैसा मेरे सहयोगी हिमांशु भी बता रहे थे, लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। अब तक 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। सभी विधायक पिछड़ा वर्ग से हैं, ताल्लुक रखते हैं और सभी ने उनके अगर इस्तीफे की भाषा देखें, उनके त्यागपत्र की अगर भाषा देखें तो लगभग एक सी है। माना यह जा रहा है कि इस्तीफों का यह सिलसिला यहां थमने वाला नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। 14 तारीख की जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले जब बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी तो यकीन करना मुश्किल था कि वो वाकई में बीजेपी को कुछ खास झटका दे पाएंगे। लेकिन 3 दिनों में इस्तीफों की जैसे झड़ी लगी, उसे देखकर लग रहा है कि मौर्य की अंदर ही अंदर तगड़ी तैयारी थी। पार्टी छोड़ने की वजहें वही, भविष्य की राह भी वही और इस्तीफे की चिट्ठी का लबोलुआब भी करीब करीब वही। एक एक करके गिनती दर्जन तक पहुंचने को तैयार है। मौर्य के बाद दारा सिंह ने मंत्री पद छोड़ा और धर्म सिंह सैनी इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री बन गए। बीजेपी से दामन छुड़ाने वाले विधायकों की संख्या भी 6 हो गई है। रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, अवतार सिंह भडाना और भगवती सागर के बाद आज 2 विधायकों मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो उनका फैसला होगा, उनके साथ जाएंगे? हम लोग उनके साथ हैं, पूरा अच्छा, उनके साथ है। क्या वजह रही कि आपको इस तरीके से 5 साल लग गया ये फैसला लेने में? संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं और संवैधानिक प्रक्रियाओं में कोई बात कही जाती है, लोग उसे मानते हैं, सुनते हैं। अब आप सब उसमें भरोसा दिया जाता है। सपा में ही जाएंगे? जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, जहां रहेंगे। उधर दिल्ली में टिकटों के बंटवारे और सहयोगियों के साथ समझौते को लेकर बीजेपी के दिग्गजों की ताबड़तोड़ बैठक चल रही थी। इधर यूपी में धड़ाधड़ विकेट पर विकेट गिर रहे थे। लेकिन बात बस यही नहीं रुकने वाली। माना जा रहा है कि कई नाम अभी कतार में हैं। आहत होकर के हमने निर्णय लिया इस सरकार से त्यागपत्र देने का। और आप जानते हैं कि आने वाले दिन में जिस तरीके की चीजें आपको रोज नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस समाज, जिस देश की आधी आबादी जो पिछड़ा समाज है, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने जिस अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आज उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जो साजिश हो रही है। बागियों से होने वाला डैमेज बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी, ये तो फिलहाल पता नहीं। लेकिन ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए सहयोगियों को करीब करीब मना लिया गया है। अपना दल और निषाद पार्टी को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने इस बार करीब 35 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन पिछली बार की 11 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उन्हें राजी कर लिया है। माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार को होगा।
15 सीटें से 18 सीटों के बीच में हम चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी और सीटों के शेयरिंग में कोई पेच, कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें मैंने उन्हें दे रखा, उसमें 2-3 दिन की बैठक में वो फाइनल हो जाएगा। यूपी की चुनावी हलचल में कांग्रेस फिलहाल सबसे आगे है। प्रियंका गांधी ने अपने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 50 महिलाओं को जगह दी गई है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें, इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। चुनावी खेल में अब इंतजार अखिलेश के दांव का है। हालांकि उनका असल दांव पहले ही बीजेपी में सेंध के साथ लग चुका है। ज्यादातर इस्तीफा देने वाले नेता उनके साथ फोटो खिंचवा चुके हैं। अब इंतजार बस ऐलान का है, जिसके लिए कल का दिन मुकर्रर है। कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए अयोध्या बहुत पहले से अहम है। तो क्या यह कम बड़ी बात है कि 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ 30 बार से अधिक अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अगर लड़ते हैं तो इसका असर अवध से लेकर पूर्वांचल तक होगा और अब यह लगभग तय है, औपचारिक ऐलान का बस इंतजार है। यह लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी यशस्वी नहीं हो सकता, कभी नहीं। राम श्री राम। श्री राम के दरबार में दंडवत होते योगी। हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्री राम की नगरी में विकास का शंखनाद करते योगी। अयोध्या को भव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाते योगी। राम मंदिर निर्माण को साकार करते योगी। अयोध्या और योगी जैसे तीर्थ और भक्त की जोड़ी। योगी सरकार तो लखनऊ से चलाते रहे, लेकिन भक्ति की शक्ति उन्हें अयोध्या से ही मिलती रही। लखनऊ से अयोध्या आने जाने का सिलसिला चलता रहा। अयोध्या कूच का कारवां आगे बढ़ता रहा और अब तो खबर ये है कि योगी ने अयोध्या को अपना दूसरा राजनीतिक कर्मस्थली बनाने का फैसला कर लिया है। पूरी तैयारी हो चुकी है अयोध्या से चुनाव लड़ने की, बस ऐलान बाकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का फैसला जनता पर छोड़ दिया है। वहीं एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से कई वादे भी किए, लेकिन असल चुनौती किसानों का मोर्चा है जो सियासी दाव आजमाने की अब पूरी तरह से तैयारी में है। संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। उनका बयान बता रहा है कि 10 एजेंडे के जरिए पंजाब जीतने का ख्वाब कहीं अधूरा न रह जाए। जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। सुना आपने, मिशन पंजाब पर पहुंचे केजरीवाल की फिक्र बढ़ी हुई है। आखिर क्या वजह है, आपको बताते हैं। केजरीवाल और पंजाब किसान नेता बलबीर राजेवाल की पार्टी से
गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी और बात बिगड़ गई। केजरीवाल राज्यपाल की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा को सिर्फ 10 से 15 सीटें देना चाहते थे। राज्यपाल 60 सीटों पर अड़े थे। नतीजा ये कि तालमेल नहीं हो पाया। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होने पर केजरीवाल को पहला झटका लगा है। विरोधी इस पर तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बुलबुला फूट जाएगा। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं और आम आदमी पार्टी का एक झूठा बुलबुला है पानी का, जो पानी में बैठ जाएगा। 20 MLA लोगों ने जिता करके भेजे थे, 10 रह गए हैं, 10 भाग गए हैं। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब से 10 बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए उनकी पार्टी का पहला एजेंडा होगा रोजगार का, दूसरा एजेंडा नशे से मुक्ति का, तीसरा एजेंडा होगा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, चौथा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना, पांचवा एजेंडा शिक्षा में सुधार होगा, छठा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, सातवां 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे, आठवां महिलाओं को 1-1 देंगे, नौवां कृषि सुधार और 10वां एजेंडा बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है, पंजाब में रिसोर्सेज भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये सारा पैसा खा गए। ये कहाँ गया 3.5 लाख करोड़? इन नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। 7वां बिजली। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार अभियान को तेज कर दिया। घर घर अभियान का आगाज किया। उसी अभियान पर केजरीवाल का दूसरा संकट बढ़ा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस अब केजरीवाल पर FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। केजरीवाल साहब को इतनी जल्दबाजी पड़ी हुई है। एक तरफ कोरोना महामारी तेजी से फैली हुई है और खुद को भी कोरोना चमड़ा हुआ है और कोरोना के बीच आकर के लोगों के में आकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे, कोविड नियमों की पालना नहीं कर रहे और यहाँ आकर के जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी प्रचार नहीं कर सकती, तो केजरीवाल साहब सैकड़े लोगों को इकट्ठा करके यहाँ कोरोना फैलाने का काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने मांग की है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अकाली दल भी केजरीवाल की मुहिम और चुनाव प्रचार को लेकर हमलावर है। अब इंतजार विरोधियों के हमले तेज होने और आपके बचाव का है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।